डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, कॉमा जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। स्टॉप। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग। स्टॉप। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। स्टॉप। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, कॉमा जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। स्टॉप। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। स्टॉप। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। स्टॉप। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, कॉमा तो कभी धीमी गति। स्टॉप। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। स्टॉप। इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। स्टॉप। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है, कॉमा उद्गम केंद्र कहलाता है। स्टॉप। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। स्टॉप। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। स्टॉप। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्टॉप। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, कॉमा तालाब में मछलियों की उत्तेजना, कॉमा सांपों का धरातल पर आना, कॉमा अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। स्टॉप। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। स्टॉप। भूदृश्य पर जल, कॉमा पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। स्टॉप। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। स्टॉप। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। स्टॉप। नदी के कार्य नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। स्टॉप। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शेल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। स्टॉप। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। स्टॉप। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। स्टॉप। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं। स्टॉप। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। स्टॉप।
फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। स्टॉप। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिका कहा जाता है। स्टॉप। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। स्टॉप। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। स्टॉप। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। स्टॉप। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। स्टॉप। पैरा। समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती है, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। स्टॉप। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। स्टॉप। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। स्टॉप। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। स्टॉप। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलीन का निर्माण करती हैं। स्टॉप। हिमनद के कार्य हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती है और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती है। स्टॉप। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। स्टॉप। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। स्टॉप। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ, जैसे छोटे बड़े शेल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। स्टॉप। ये निक्षेप हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं। स्टॉप। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टीबे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। स्टॉप। रेगिस्तान में पवन, अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। स्टॉप। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शेल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शेल कहते हैं। स्टॉप। पवन शेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। स्टॉप। इसलिए ऐसी शेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। स्टॉप। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। स्टॉप। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। स्टॉप। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। स्टॉप। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं, तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। स्टॉप। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, तो इसे लोएस कहते हैं। स्टॉप। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। स्टॉप। विशेषज्ञों का सुझाव है कि सुबह ऊर्जा सर्वाधिक रहती है, अतः नए कार्य को सुबह के समय में जोड़ें, बाद में दिन के वक्त में उसे बढ़ा सकती हैं। स्टॉप। समाप्त।